IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो किसानों के समर्थन में हैं। सरकार अड़ी हुई है कि हम किसान बिल को वापस नहीं लेंगे, जबकि किसान संगठन जो हैं वो भी अड़े हुए हैं कि कृषि बिल को वापस किया जाए। साथ ही साथ MSP पे गारंटी की भी बात हो रही है। विपक्षी दलों में जो किसानों के समर्थन में हैं उसमें कांग्रेस, सपा और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। आज इसी कृषि बिल पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज यादव जी, जब से कृषि बिल 17 सितंबर को, जहां तक हमें लगता है 17 सितंबर 2020 को सदन में पास हुआ और तब से किसान भी अड़े हुए हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस, वो किसानों के समर्थन में है। सरकार कह रही है कि यह किसानों की दीनहीन दशा में परिवर्तन लाएगा। किसान कह रहे हैं कि नहीं, हम उद्योगपतियों के हाथे बंधक हो जाएंगे। ऐसे में सपा जो है वो किसानों के साथ है। मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगा, आखिर इस कृषि बिल में सपा को क्या खामियां नजर आती हैं? देखिए देवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी को इस बिल में खामियां बात को नजर आती हैं। इस देश के और खासकर पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी कुछ स्टेट में ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब किसानों को इस बिल में कमियां नजर आ रही हैं तो विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को या अन्य किसी राजनीतिक दल को अगर खामियां नजर आ रही हैं तो वो बड़ी छोटी बात है। देश के किसानों की आवाज़, तमाम सारे इस देश के किसान संगठन हैं, वो लगातार समय समय पे, सरकार मेरी रही हो, बीजेपी की रही हो, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हों, आदरणीय नेताजी रहे हों या मायावती जी रही हों, हमेशा किसानों ने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है। जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कंटिन्यू 10 सालों तक, तो यही किसान तमाम सारी चीज़ों को लेकर हंगामा किए और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण बिल जो है इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल नहीं पसंद था तो पुरानी सरकार को उसको रोल बैक करना पड़ा। जी। समस्या इस बात की है कि अगर किसानों ने इस देश में कभी कुछ मांग की है, उस मैं समय से बात कर रहा हूँ 90 के दशक के बाद की बात, जी, तब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको अक्षरशः लागू करने की बात कही। लेकिन मैं बिल्कुल, समाजवादी पार्टी चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी नहीं है कि वो सेंट्रल की राजनीति में बहुत मुख्य रूप से अपना प्रतिभागिता रखती हो, लेकिन 10 साल आपको याद होगा देवेंद्र जी, हमने बाहर से समर्थन किया यूपीए की सरकार को। बीजेपी की किसी सरकार को हमारा समर्थन न कल था, ना आज है और ना भविष्य में कभी होगा। तो यूपीए की सरकार ने निश्चित तौर पे उस तरह के काम नहीं किए, कर्ज माफी जैसे बड़े स्टेप उन्होंने उठाए, लेकिन जिस तरीके के स्टेप उठाने चाहिए वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किए। भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बिल्कुल विश्वास था कि बीजेपी की जो सेकंड टर्म की आई है सरकार, ये निश्चित तौर पे किसानों की बात करेगी, किसानों का हित करेगा, क्योंकि किसानों ने इनको वोट दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के बड़े नेता खुद एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जाति, धर्म और सारे बजाव बंधन तोड़ के तब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है देश की जनता ने। तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इस सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जगह 3 काले कानून लागू करने का षड्यंत्र का हिस्सेदारी में मानता हूं। जी, वही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा यादव जी, कि जब काला कानून कहा जाता है, राज्यसभा में कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि यह काला कानून है। इसमें काला क्या है आज तक किसी ने नहीं बताया। आप बताइए सर, काला क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, काला कानून की शुरुआत इस बात से हो जाती है, इस बिल से पुष्टि हो जाती है कि इस देश में देवेंद्र जी कभी भी किसी भी उद्योगपति को, वो चाहे पूंजीपति हो या
छोटा बनिया हो, उसको एक दायरा मंडियों ने निर्धारित कर रखा है कि इतने टन से ज़्यादा का भंडारण आप नहीं कर सकते जी। और यदि कोई व्यक्ति भंडारण करता है और अधिक मात्रा में करता है तो निश्चित तौर पे वहीं से काला बाजारी शब्द प्रस्तुत होती है। वही सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल की तमाम, चाहे भूमि उसको कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की जाए, चाहे ये आपने जो बिल की बात हमने आपको बताई कि काला बाजारी को लेकर जिस तरीके से भंडारण की नीतियां सरकार की हैं, अगर आप पूरी तरीके से सर जो आप बता रहे हैं, अब जो ये भंडारण को लेकर अगर जो चिंता है, व्यापारियों को लेकर के जो चिंता है, उस पे बात की जा सकती है सरकार से कि उस पे अंकुश लगाए, वो चीज़ें, वो प्रावधान इस बिल से हटाए, न कि पूरा बिल ही वापस ले लिया जाए। क्या सही लगता है आपको? नहीं, देखिए, इस सरकार ने अपना विश्वास खो दिया। मैं आप उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा तो आपके व्यूअर्स को भी ये बात समझ में आएगी। जी। आलू का खरीदारी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुत कम सरकारें करती हैं, क्योंकि बिल्कुल कच्चा माल होता है और उस आलू के भंडारण सरकार के न करने की वजह से आपको याद होगा कि भारत में ऐतिहासिक रूप से पहली बार आलू 70 रुपए किलो बिका। उसके आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। कभी भी क्या किसान को 70 रुपए के आलू के एवज में 50 रुपए किलो का दाम मिला? क्या मैं चलो 40 कहता हूँ, 30 कहता हूँ, 10 रुपए कहता हूँ, 10 रुपए कभी किसी किसान को प्रति किलो के आलू का दाम नहीं मिला। तो जब उस आलू को 70 रुपए किलो में काला बाजारियों ने बेच दिया, आप सोचिए जिस दिन गेहूं, धान और तिलहन की फसलों का भंडारण शुरू हो जाएगा और वैसे ही जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जब उसका भंडारण कर लेंगे तो यही गेहूं, यही चावल, यही तमाम सारी दलहन 200, 300, 400 रुपए किलो आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो किसान तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि किसान को तो बीज खरीदना ही है महंगे दाम पे। लेकिन जो आम आदमी, इस देश की 35% जो आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो एक टाइम का भोजन पाती है बड़ी मुश्किलों से, वो कैसे खाना खाएगा, वो कैसे अपना जीवन जिएगा? या फिर मोदी सरकार ये कह दे कि प्रति व्यक्ति आय कई लाख हो चुकी है इस देश में, ये आंकड़े प्रस्तुत करें ना सरकार, तभी तो बात सामने आएगी। जी मनोज जी, आपने जो बातें कही हैं कि ये काला बाजारी को लेकर के और इस तरह की जो तमाम गतिविधियां हो सकती हैं और किसान इस पे, लेकिन जो आपने कहा कि एपीएमसी या क्रय केंद्रों पे खरीदे जाने चाहिए, वहाँ के आंकड़े मैं आपको बता दूं कि मात्र 14% देश में पूरे देश भर के आंकड़े मैं बता रहा हूँ कि मात्र 14% ऐसे किसान हैं जो वहाँ पर अपने अनाज बेच पाते हैं। बाकी जो 86% किसान हैं वो छोटे किसान हैं और वो उसका लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में क्या आपका स्टैंड ये नहीं होना चाहिए या सपा का स्टैंड ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उन मंडियों तक जो एपीएमसी मार्केट है वहाँ तक सभी किसानों की पहुँच हो जाए? निश्चित तौर पे देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने वक्तव्य में कि इस देश में अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो किसानों का हित कर पाई हो। इस बात को मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ और मैं खुद कहता हूँ इस बात को, कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई। कुछ सरकारों ने प्रयास किया कि किसानों को मोहलत मिल सके। मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी सरकार ने सिंचाई मुफ्त की, लोगों की पढ़ाई मुफ्त की। सिंचाई से मेरा अभिप्राय यह है कि तमाम सारे ऐसे किसान, दवाई भी मुफ्त की, वो तमाम सारी ऐसी चीजें जो गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी आपने बात करी, जो छोटे किसान हैं उनको सहूलियत मिल सके। निश्चित तौर पे आज तक भारत में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी, किसी ने कर्ज माफ कर दिया, किसी ने किसानों के लिए कुछ और रियायत दे दी, लेकिन पूर्ण रूप से जो रियायत मिलनी चाहिए, जो किसान का हक बनता है, वो नहीं मिला। उसके पीछे सिर्फ एक ही पहले से ये व्यवस्था है कि सरकार की ये व्यवस्था है कि हर 5 किलोमीटर की परिधि में एक क्रय केंद्र होना चाहिए। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ कि उस 5 किलोमीटर की परिधि में अगर एक क्रय केंद्र स्थापित हो जाए तो क्या हमारे जो किसान हैं वहाँ अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे? बिल्कुल सही सवाल आपका। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि पूरे बिल का विरोध करने के बजाय उसमें ऐसी चीजें मेंशन करा दी जाएं कि वहां पे सभी किसान पहुंच सकें। ऐसा क्यों नहीं? क्यों पूरे बिल का विरोध? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? जी देखिए देवेंद्र जी, आपके सवाल में बिल्कुल दम है और बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको प्राइवेट प्लेयर से दूर रखा जाए।
मैं ये बात कहता हूँ। जी, अगर मंडियां कम थी, एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं, अगर मंडियां कम है सरकारी जी, तो मंडियां बढ़नी चाहिए। क्या सरकार के पास व्यवस्था नहीं है क्या? जी, अगर गोदाम कम है तो गोदाम बनने चाहिए। सरकार से तो कोई ताकतवर है नहीं पूरे देश में, बिल्कुल। लेकिन सरकार की मंशा पे इसलिए वो लगता है कि वो मंडियों को खत्म करना चाहती है, सरकारी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, और इसको जैसा कि तमाम सारे और देश हैं जहां पे कंपनियां खेती करती हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे अमेरिका हो, या और तमाम सारे कंट्री हैं जहां पे कंपनियां खेती करती हैं और कंपनियों के चंगुल में किसान जकड़ा हुआ है। तो मैं उस व्यवस्था को भी सही मानता हूं, उस व्यवस्था को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन कम से कम हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, हमारे देश के गरीबी, हमारे देश की शिक्षा, इन सब पे तो क्या वो आंकड़े प्रस्तुत हो कर चुकी है सरकार जो फुलफिल करते हो 100%? मुझे तो नहीं लगता अभी ऐसा हो गया। बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, सरकार को मंडियां बनानी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे के किनारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किस तरीके से मंडियां डेवलप की। आम की मंडी डेवलप की, आलू की और धान की क्रय करने की मंडियां डेवलप की गई, जमीन ली गई और उसका काम शुरू किया गया। 4 साल सरकार को पूरे होने वाले हैं। आप सरकार से कभी पूछ के देखिए कि उन मंडियों में कितनी ईंटें और रखी गई हैं, एक भी काम नहीं हुआ। तो इस पे नियत बिल्कुल साफ है, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया है। प्राइवेट प्लेयर के हाथ में सरकार इस देश की रोटी को देना चाहती है, और जिस दिन इस देश की रोटी प्राइवेट प्लेयर के पूंजीपतियों की तिजोरी में चली गई, जीवन मुश्किल होगा देवेंद्र। सर वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मंडियों की संख्या बढ़ा दी जाए, हर जो 5 किलोमीटर का वो रेशियो रखा गया है कि उस परिधि में क्रय केंद्र स्थापित कर दिए जाएं, और सभी की पहुंच, जो भी हमारे ये जो 14% अभी पहुंच रहे हैं, कुल 100% किसान वहां पहुंचने लगेंगे और उन्हें लाभ होगा, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों का खिलौना क्यों बनेंगे? बिल्कुल। तो बात तो इस पे होनी चाहिए, हमारे कहने का तात्पर्य है, बात तो इस पे होनी चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पे घेरना चाहिए। नहीं बिल्कुल, विपक्ष भी देखिए, ये अलोकतांत्रिक रूप से ये बजट प्रस्तुत किया गया, ये सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये जो कानून आया संसद में कैसे ध्वनिमत से इसको पास कर दिया। क्या बीजेपी का बहुमत है संसद? बहुमत है, अब नहीं पास कर दिया नहीं है, लेकिन ध्वनिमत से पास कर दिया। वो बिल्कुल चर्चा नहीं कर रही, वही काम अब किया जा रहा है, वही काम अब किया जा रहा है। मैं आपसे ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्या एक उदाहरण आप मुझे देवेंद्र जी बता सकते हैं कि इस देश में किसी पूंजीपति ने किसान का कर्जा माफ कर दिया या किसी आम आदमी का कर्जा माफ कर दिया? क्या ऐसा कभी आपने सुना है? लेकिन किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, कर्जा या कोई और उन पे समस्या होती है, सूखा होता है, बाढ़ होता है, उसमें कौन सहायक है? सिर्फ और सिर्फ सरकार। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा अगर कोई भला कर सकता है इस देश में किसानों का, तो वो सरकार कर सकती है। प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट पूंजीपति लोग कर ही नहीं सकते हैं कभी, तो सरकार को ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से समझना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इस पे पीछे साजिश है, उस बात को मैं आपके दर्शकों को बता दूं। जैसे यूपी की सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल आया और वो लागू किया गया, उससे किसानों को फायदा हुआ। उनकी जमीन सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा रेट पे ली जाती है। वो कोई भी ले, चाहे सरकार ले, जमीन सड़क बनाने के लिए ले, मकान बनाने के लिए ले, या किसी कॉर्पोरेट हाउस को दे, सरकार अगर भूमि अधिग्रहण करके करती तो 4 गुना सर्किल रेट से ज्यादा, और तमाम नियम कंडीशंस भी हैं उसकी। लेकिन यही सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द करना चाहती है। 2 बार प्रयास किया, लेकिन सरकार विफल रही, और ये बिल लाके दूसरी तरीके से किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र है। क्योंकि जो षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं। ये तो पंजाब में भी लागू है। बिल्कुल। और वहां तो किसानों को जेल का भी प्रावधान। फिर ये बिल कैसे किसानों का विरोधी, और वहां किसान सुखी भी हैं खेती से? देखिए, पंजाब का जो खेती है, हरियाणा की जो खेती है, वो पूरे देश में प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा स्टेट खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा। प्रति हेक्टेयर जो उनका उत्पादन है वो हमारे यहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो वो उन्होंने अपनी कृषि को बहुत डेवलप किया, और वो तमाम सारी चीज़ों से जानते हैं। लेकिन इस कानून के आने के बाद वो भी धराशायी हो जाएंगे। उनकी भी जो भी चीजें हैं, जो भी समझ है, जो भी उनकी ताकतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सरकार धीरे धीरे मंडियों को खत्म करेगी। जैसे बीएसएनएल को सरकार ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया और जियो जिंदा हो गया। जियो जिंदा मतलब उसका मार्केट पे पूरा
अधिकार उसने पकड़ बना ली और भी कंपनियां जो थी वो भी खत्म हो गई। अगर बीएसएनएल का ये भी जो आप बता रहे हैं कि सिम लेने से हमें उसके स्पीड पूरे नहीं मिल रहे हैं और उससे सस्ते उत्पाद अगर प्राइवेट कंपनी मुझे दे रही है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें लाभ होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आखिर सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों को जी क्यों कम कर रही है? हाँ, इस मुद्दे पे विपक्ष को घेरना चाहिए। मैं बिल्कुल लगातार हम घेर रहे हैं। आप ये बताइए, 4G सबसे पहले बीएसएनएल को मिलना चाहिए कि टाटा को या जियो को मिलना चाहिए? मैं कहता हूँ 5G सबसे पहले बीएसएनएल को मिलना चाहिए कि टाटा या एयरसेल को मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? पहले तो आप सरकारी उपक्रम को दीजिए ना, जिससे कम से कम देश को लाभ मिल सके। खैर, हम उस मुद्दे की तरफ जाएंगे, लेकिन हम कृषि बिल के मुद्दे पे ही, मैं उसी बिल को उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह जो प्राइवेट मंडियां हैं, जो तमाम सारी प्राइवेट सरकारी सहूलतें हैं किसानों को लेके, वो सारी खत्म हो जाएंगी और सरकारी मंडियों को खत्म करके सरकार प्राइवेट मंडियों को डेवलप करेगी और किसानों को मजबूर करेगी। देश में तमाम सारे स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, महाराष्ट्र में है और दक्षिण के तमाम सारे स्टेट में हुई। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बिल लेकर के जो आई है, उनमें क्या दिक्कतें हैं? मैं आपको उदाहरण के साथ फिर बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत अंगूर की खेती से शुरू की गई जी, जो भाग बहुत बड़ा है अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी में जहाँ पे ये तमाम सारी चीजें होती हैं जी, उन जगह पे ये हुआ देवेंद्र जी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको बड़े अच्छे दाम दिए गए और कहा गया, बाद को उन्होंने कहा कि आप इस अंगूर को उत्पादन करिए जिस अंगूर से वाइन बनती है जी, और उनसे कहा गया। बाद को 1 साल 2 साल के बाद वहाँ के किसान परेशान हो गए, क्योंकि उनकी लागत, उनके फायदे मुनाफे को छोड़िए, वो नुकसान में उनकी खेती होने लगी। अच्छा, तमाम सारे किसान गए सरकार के पास, सरकार ने कहा कि आपका तो उनसे संधि पत्र हो गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तमाम सारे किसान संगठन ये बात कह रहे हैं कि हम पहले तो आप इन काले कानूनों को वापस लीजिए, इसके बाद जो सरकार की मंशा है, जिस तरीके की मंशा है, उसकी समितियां बनेंगी और समितियों में किसान संगठन के नेता बैठ के उस पर वो अपने हिसाब का बिल बनाना चाहते हैं, जिसमें सरकार की भी बात जो ज्यादातर हिस्सा आ जाए। ये भी प्रावधान हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कि किसान जब चाहे उससे अलग हो सकता है। नहीं, ये मेंशन करवा देना चाहिए। नहीं, ये समस्या का हल सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है जी, हम सिर्फ किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इसमें किसान संगठन नेता हैं। ये पहली बार कोई देश में ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें राजनीतिक दल किसी उस मंच पे नहीं पहुंच पाए। अन्ना के आंदोलन में भी बहुत सारे राजनीतिक दल पहुंच गए उनके मंच पे, लेकिन ये इकलौता ऐसा आंदोलन है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके मंच पे नहीं पहुंच पाया। हम समर्थन करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी 7 दिन जेल किसान धरना के दौरान लखनऊ में हमारी गिरफ्तारी हुई। हम लगभग 70 लोग थे, जो सरकार ने हमको 7 दिन के लिए जेल में निरुद्ध किया जी। तो सरकार तो अपने पूरे प्रयास कर रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। हम विपक्ष के होने के नाते किसानों की मदद करेंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे। अगर हमें लाठी खानी पड़ेगी तो हम लाठी खाएंगे, लेकिन इस देश के किसानों के साथ है। सरकार किसानों की बात सुने, जो किसान कहता है वो कहे। अगर किसान राजी है तो समाजवादी पार्टी भी राजी है। समाजवादी पार्टी भी राजी है, जो किसान चाहता है वो कहे। कहना है सपा के प्रवक्ता मनोज यादव जी का। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा में यही बात निकल करके सामने आई कि जो भी किसान कानून है, कृषि बिल है, उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। और मनोज यादव जी का ये कहना है कि किसान संगठन और सरकार मिलकर के एक नया कानून बनाएं, जिसमें किसी का कोई शक और शुबा और शंका का कोई जगह ना। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे स्टूडियो में आए मनोज यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।